हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल फिज़िक्स मेंटोर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 7 कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से कहते हैं और रोलिंग ऑफ डिस्क एंड हूप डाउन द इंक्लाइन प्लेन स्टडी करना है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को प्रूव करने के लिए एक सिंगल पार्टिकल से स्टार्ट करते हैं। इमेजिन करें कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है और वो r डिस्टेंस पे इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है। और इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है उसको v से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो कि इंस्टेंटेनियसली उसकी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अच्छा, आप काइनेटिक एनर्जी जो है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप तो पहले से जानते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर है। और चूंकि इस चैप्टर में मास रिप्लेस हो जाता है आई से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, और इसी तरह लीनियर वेलोसिटी वी की जगह एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रिप्लेस हो जाती है, सो हमें ये प्रूव करना होगा, ठीक है, एक सिंगल पार्टिकल के लिए भी और एक रिजिड बॉडी के लिए भी। सो मैं इस नॉन इक्वेशन नंबर 1 जो है, नॉन इक्वेशन, इससे स्टार्ट करने लगा हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर, जिसके अंदर m इस पार्टिकल का मास है और v इस पार्टिकल की किसी भी लम्हा स्पीड है। अब आप जानते हैं लेक्चर नंबर 2, ऊपर आई बटन में मैं इसका लिंक फिर दे देता हूँ, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। मैंने इस v की जगह आर ओमेगा लगा दिया, स्क्वायर अप्लाई किया, खुल गया। ये m r स्क्वायर यानी मास और r का स्क्वायर, इनका प्रोडक्ट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया I दे देता है। सो ये एक पार्टिकल के लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्रूव हो गई। अब अगर एक रिजिड बॉडी हो, आप जानते हैं कि रिजिड बॉडी के अंदर एटम्स के दरमियान फासला चेंज नहीं होता। सो ये बहुत सारे पार्टिकल्स पे मुश्तमिल है। इसके पार्टिकल्स के मासेस को मैंने m1 m2 m3 और mn तक रिप्रेजेंट कर दिया, और उनके जो डिस्टेंसेस हैं इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उसको r1 r2 r3 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पहले पार्टिकल के लिए कहें तो ये इक्वेशन मुझे इस्तेमाल करनी है, हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसको पहले पार्टिकल के लिए इस्तेमाल करें तो कुछ इस तरह से लिखी जाएगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। देखें, हाफ एम वन आर वन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम टू आर टू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन, और लास्ट जो होगा वो हाफ एम एन आर एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब ये तो तमाम पार्टिकल्स की इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी थी। अगर मैं इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह से होगी कि पहले पार्टिकल की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस दूसरे पार्टिकल की प्लस तीसरे की, और लास्ट तक ये ऐड करते रहेंगे। अब मैंने ऊपर से इनकी जो वैल्यूज़ हैं ये सारी की सारी उठा के यहाँ पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप में मैंने लेफ्ट साइड पे देखें तो 1/2 कॉमन लिया हुआ है, और राइट साइड पर देखें तो ओमेगा स्क्वायर आपको इन सब टर्म्स में नज़र आ रहा होगा, मैंने वो कॉमन ले लिया। मेरे पास ये जो ब्रैकेट में टर्म बची है, आप नोट करें तो ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जिसे शॉर्टकट में हम यूँ भी लिख सकते हैं और इसको आई से रिप्लेस कर सकते हैं। सो मैंने इसको आई से रिप्लेस कर दिया, हाफ ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह पे, आई जो है वो मैंने लिख दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिजिड बॉडी, जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो ये एक रिजिड बॉडी के लिए भी उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मेरे पास प्रूव हो जाती है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ है रोलिंग ऑफ डिस्क एंड हूप डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। देखें, मेरे पास एक हूप है और एक डिस्क है, इन दोनों को टॉप से अगर छोड़ दें तो इनमें से कौन सा बॉटम पे पहले पहुंचेगा, या शायद दोनों एक टाइम पर पहुंचेंगे। ये पता करना हो तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि इन दोनों की बॉटम पर पहुंचकर स्पीड्स क्या होंगी। तो जब हमें स्पीड पता चल जाएगी, वहीं से अंदाज़ा हो जाएगा, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी ज़ाहिर है उसने पहले पहुँचना है। तो चलें इसको प्रूव करते हैं कि इनमें से किसकी स्पीड ज़्यादा है। अब आपको प्रूव करने से पहले मैं इतना याद दिला दूँ, आपको प्रीवियस लेक्चर मेरा याद होगा, ऊपर मैं आई बटन में दे दूंगा, कि जिसमें मैंने आपसे कहा था कि हूप, सिलेंडर, स्फीयर, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद रखना पड़ेगा ज़बानी। सबसे पहले जब ये दोनों ऑब्जेक्ट्स टॉप पर थे तो इनकी तमाम तर एनर्जी पोटेंशियल थी, और जो ही ये नीचे आना शुरू करेंगे तो वो काइनेटिक में बदलेगी, और जो ही बॉटम तक पहुंच जाएंगे तो सब की सब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी। सो मैंने लिखा पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम। अब पोटेंशियल एनर्जी की जगह mgh और काइनेटिक एनर्जी की जगह
मैंने काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल और प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल लिखा, क्योंकि ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स रोटेट भी कर रहे हैं और ट्रांसलेट भी कर रहे हैं। सो इसकी काइनेटिक एनर्जी के दो कंपोनेंट्स होंगे, ट्रांसलेशनल कंपोनेंट और रोटेशनल कंपोनेंट। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब ये इक्वेशन 1 का नाम इसको इसलिए दिया क्योंकि मैंने इसको 2 बार इस्तेमाल करना है। चलें डिस्क के लिए शुरू करते हैं। सिलेंडर और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ही होता है, ठीक है, और वो ये लिखा हुआ है हाफ एम आर स्क्वायर। देखें जी, इस इक्वेशन में सब कुछ वैसे का वैसे ही मैंने यहाँ रिपीट किया है, सिवाय यहाँ मौजूद आई के। किसके लिए? डिस्क के लिए। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ हाफ एम आर स्क्वायर पुट किया है। नेक्स्ट स्टेप में 1/2 से 1/4 आ गया। मैंने उससे अगले स्टेप में दोनों तरफ मास को डिवाइड कर दिया ताकि मास कैंसिल हो जाए, मेरे पास इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में नजर आ जाए। एक स्टेप इसमें और देखें ये आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है। आप जानते हैं कि v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, और अगर मैं v का स्क्वायर ले लूं तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो ये आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है, मैं इसको रिप्लेस करता हूँ बाय v स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे पास 1/2 प्लस 1/4 का एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि देखें वी स्क्वायर तो कॉमन है, ये बाहर निकाल सकते हैं। तो 1/2 प्लस 1/4 का जब एलसीएम लेंगे तो 3/4 आता है, ठीक है। 3/4 मेरे पास आ गया। मुझे तो v फाइंड करना है, ये वाला v, तो 3/4 को उस साइड पर ले जाऊंगा तो ये 4/3 बन जाएगा। ये देखें v स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3। अब मुझे v चाहिए, v का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर रूट अप्लाई कर लें। ये है जी आपकी डिस्क की वो स्पीड जब वो बॉटम पर पहुंचेगी। चूंकि ये डिस्क के लिए था, सो मैंने अगले स्टेप में इसके साथ छोटा सा डिस्क लगा दिया ताकि मुझे आसानी हो रिप्रेजेंट करने में। अब यही सारा प्रोसेस हम रिपीट करते हैं फॉर हूप। तो देखें मैंने इक्वेशन 1 फिर से आपके लिए लिख ली है। मैंने इस स्टेप में, पहले स्टेप में मैंने क्या किया कि यहां हूप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस जगह पे पुट कर दिया। हूप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। अब उससे अगले स्टेप में फिर वही काम कि आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर अप्लाई करना है। इसी तरह मास पे डिवाइड करना है, तो ये देखें मास आपको कैंसिल होता हुआ नजर आएगा, और यहाँ पे ये देखें आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हट गए और इनकी जगह वी स्क्वायर आ गया। अब एक दफ़ा फिर आप देखें वी स्क्वायर कॉमन होता है, 1/2 प्लस 1/2 से 1 आता है, तो मेरे पास आ गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच। हाफ प्लस हाफ 1 बनता है, ठीक है, 1 नहीं लिखा हुआ। अब मुझे स्क्वायर रूट अप्लाई करना है, तो वी इज इक्वल टू अंडर रूट जी एच आ गया। चूंकि ये हूप के लिए था, सो मैंने इसकी स्पीड के साथ हूप छोटा सा लिख दिया। अब ऐसा करते हैं कि ये जो हूप और डिस्क के लिए जो मैंने स्पीड्स निकाली हैं, इनको मैं दोबारा से आपके सामने लिख देता हूं। देखें ये हमने डिस्क के लिए प्रूव किया और ये हमने हूप के लिए प्रूव किया। इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है? जी भी कॉमन है, एच भी कॉमन है। डिफरेंस किस चीज़ से क्रिएट हो रहा है? यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, यानी 1 लिखा हुआ है, और इस साइड पर 4/3 लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा, अगर आप कैलकुलेटर से 4/3 अंडर द रूट लें तो वो नंबर आपको ग्रेटर देन 1 मिलेगा। तो इससे पता चलता है कि ये वाली टर्म बिगर है इस वाली टर्म से। लिहाजा चूंकि डिस्क के लिए स्पीड ज्यादा निकल आई है, सो स्पीड ऑफ द डिस्क इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ द हूप। इसका मतलब हुआ कि डिस्क पहले बॉटम पर पहुंचेगी और हूप लेट पहुंचेगा, ठीक है जी। अब ये तो हुआ जी एक लेंथी प्रूफ के बाद। और अगर आपसे कोई पूछ ले स्फेयर और हूप ले लें या स्फेयर के साथ सिलेंडर ले लें तो कौन पहले पहुंचेगा, तो आपको ये सारा का सारा प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। लेकिन आप रुकिए, मैं आपको एक हिंट के तौर पर कुछ कहना चाहता हूं। देखिए मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इंपॉर्टेंस बताई थी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज़्यादा होगा उतना वो ऑब्जेक्ट ज़्यादा अपोजिशन ऑफर करता है, ठीक है। अब यहाँ पहले इस केस के लिए बात करते हैं। एक डिस्क थी, एक हूप था। अब ज़रा डिस्क और हूप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें कि इनमें से कौन सा ज़्यादा है। हूप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 mr² है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr² है। इसका मतलब है कि हूप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क से ज्यादा है, तो ये ज्यादा अपोजिशन ऑफर करेगा। तो जो ऑब्जेक्ट ज्यादा अपोजिशन ऑफर करता है वो देर से पहुंचता है, और जो ऑब्जेक्ट कम अपोजिशन ऑफर करता है वो जल्दी पहुंच जाता है। इसीलिए डिस्क पहले पहुंच गई, क्योंकि डिस्क
डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुप से कम था, डिस्क ने कम अपोजिशन ऑफर की, लिहाजा डिस्क जल्दी पहुंच गई। अब अगर आप ये मेरी बात समझ चुके हैं तो बग़ैर कैलकुलेशन किए भी आप मेरे इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि डिस्क और स्फेयर अगर रोल डाउन करें तो कौन बॉटम में पहले पहुंचेगा। तो आप इस सवाल का जवाब नीचे कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, और चाहे आप गेस करना चाहें तो भी, और फिर आप जब गेस कर लें तो उसके बाद आपने कैलकुलेशन से करना है। यानी ये जो 2 बार मैंने डिस्क और हुप के लिए कैलकुलेशन की थी, ये सारा प्रोसेस आप रिपीट करके चेक करेंगे कि आपका थ्योरेटिकल किया हुआ गेस और मैथमेटिकल अप्रोच जो है एक दूसरे से टैली करते हैं या नहीं करते। तो कमेंट्स में मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वेट, उसकी टाइप्स यानी रियल वेट एंड अपरेंट वेट। टॉपिक में अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेक्चर सीरीज़ चैप्टर 4 चैप्टर 5 आपके सामने हैं, आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा, मेरा मशवरा है कि आप उसको ज़रूर देख लें। मुझसे कुछ पूछना हो तो आपके सामने मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, ईमेल मौजूद है, और फेसबुक ग्रुप भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा अवेलेबल होगा, आप चाहें तो वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलें मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मोहम्मद मुजम्मिल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।